भारत इस दशक में सबसे क्रिटिकल फॉरेन पॉलिसी को फेस कर रहा है अफगानिस्तान को लेकर। जब से तालिबान का राज आया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अफगानिस्तान में 15 अगस्त से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। डेली बाय डेली बदलते जा रहा है वहाँ के हालात। वहाँ पे बच्चों के लिए, औरतों के लिए नरक जैसी स्थिति बन गई है, इस बात में कोई शक नहीं है। और भारत में कुछ लोग सिर्फ इसी बात से खुश हो रहे हैं कि चलो एक इस्लामिक शासन का शुरुआत हुआ अमेरिकन फोर्सेस, नाटो फोर्सेस को पीछे हटा करके। लेकिन कुछ ऐसे मुट्ठी भर जो लोग हैं खुश होते हैं, उन्हें इन औरतों के बच्चों की चीख सुनाई नहीं पड़ती है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर जहां अमेरिका को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है और भारत के लिए बड़ी चुनौती उभर के आई है, वास्तव में इस पूरे माहौल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव। यूं तो अफगानिस्तान की हजारों सालों की हिस्टोरी बहुत हार्ड और पेनफुल रही है वहां के आम लोगों के लिए। यहाँ हम लोग पिछले करीब 40 सालों को देखें तो 1979 में सोवियत संघ इन्वेजन करती है अफगानिस्तान में और अपने इन्फ्लुएंस में ले लेती है अफगानिस्तान को, जो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे। और इस दौरान अफगानिस्तान में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इस्लामिक रिपब्लिक के कई गवर्नमेंट बनती है, किंतु अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामिक रिबेल ग्रुप मुजाहिदीन, शायद उन्हें बड़े वाले इस्लामिक लॉ की ज़रूरत थी और इसीलिए उसने अफगानिस्तान फोर्सेस, अफगानिस्तान गवर्नमेंट और सोवियत संघ के खिलाफ कई गोरिल्ला युद्ध चालू कर दिए। और इधर अमेरिका इसी कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के प्रेजेंस को अफगानिस्तान में देखकर अमेरिका को चुभने लगा और अमेरिका ने मुजाहिदीन को हथियारों से, पैसों से फंडिंग करना शुरू किया ताकि सोवियत संघ को वहां से हटाया जाए। मुजाहिदीन को हथियारों और पैसों से फंड करना अमेरिका का यह प्रयास सफल रहा और 1988 से 1989 के बीच सोवियत संघ अपनी सेना को वापस बुला लेती है अफगानिस्तान से। और इस दौरान मुजाहिदीन का ही एक लीडर अफगानिस्तान में रूल करती है। लेकिन इन सभी बातों से अलग 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर और को फाउंडर मुल्ला ब्रादर तालिबान को बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि तालिबान की इस्लामिक कट्टरवादी सोच मुजाहिदीन से भी ज़्यादा थी। इसलिए कई मेंबर्स का अट्रैक्शन तालिबान की ओर होने लगा और देखते ही देखते 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के करीब 90% इलाके में अपना कब्जा कर लिया होता है और इस्लामिक रिपब्लिक से इस्लामिक अमीरात बना दिया जाता है अफगानिस्तान को। और शुरू होती है हैवानियत। औरतों को पत्थरों से मारना, लड़कियों को जबरन ब्राइड बना लेना, लड़कों के हाथों में हथियार दे देना, क्रूरता की सारी हद पार कर चुकी होती है। और इसी के साथ दुनिया के पटल में तालिबान का नाम क्रूरता के साथ दर्ज हुआ। इस सिलसिले में दोस्तों टर्निंग पॉइंट तब आती है जब 9/11 की अटैक ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, मारने के लिए अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में घुसकर तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक, वहां पर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल सपोर्ट, वहां के अफगान फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करना, उन्हें हथियारों से लैस करना और इन 20 सालों में $2 ट्रिलियन खर्च कर दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। इसके साथ साथ ही इंडिया भी लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लगभग सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, उसे कंप्लीट करती है। लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों में 1 से 2 वीक में पानी फिर जाता है, सिर्फ इसीलिए कि अमेरिका अपना सेना पीछे हटाना शुरू करती है। ये तो तय था कि 2018 में ही तय था कि अफगानिस्तान से अमेरिका अपनी सेना को वापस बुलाएगा। पिछले 20 दिनों में जितनी घटनाएं हुई, जितने एक्सपर्ट्स टीवी में आके बोले हैं, जितने आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में आए हैं, उनके अनुसार सारे एक्सपर्ट्स की बात को एक फॉर्मेट में लाए तो 3 पॉइंट्स मेनली निकल के आती है। अमेरिकन फोर्सेज का वापस निकलना ये एक कारण तो है ही। दूसरी पॉइंट जो निकल के आती है, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट, अफगानिस्तान के बहुत सारे लोगों में मोरालिटी की कमी, वहाँ के फोर्सेज में मोरालिटी की कमी, या फिर कहे आत्मनिर्भरता की कमी, या फिर राष्ट्रवाद की कमी, जो उसे 2018 से ही करने की ज़रूरत थी। इसीलिए अफगानिस्तान ने लास्ट समय तक अमेरिका पर ही भरोसा करता रहा। जैसे ही अमेरिका गया, उसकी सरकार गिर गई। तीसरी बात जो निकल के आती है वो है तालिबान की ताकत। फाइनेंशियली, लोकल इंडिविजुअल का सपोर्ट और मिलिट्री रूप से तालिबान काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिन व दिन होती जा रही थी। तालिबान ने अपने सोर्स ऑफ इनकम को काफ़ी बढ़ाया, जिसमें फॉरेन डोनेशन, जिसमें कथित रूप से पाकिस्तान, ईरान, रसिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जैसे देश ने
इनडायरेक्टली तालिबान को सपोर्ट किया है। दूसरे सोर्स ऑफ इनकम ड्रग ट्रेड है। एक्सपेंडिंग एरिया ऑफ कंट्रोल, जैसे जैसे तालिबान देश में और ज़्यादा इलाकों में कब्जा करती जा रही थी, वहाँ के संसाधनों पे इसका कंट्रोल था। प्रोटेक्शन के नाम पे पैसे वसूले जाते थे बड़े बड़े आदमी से। और चौथी, माइंस और मिनरल्स को बेच करके तालिबान मोटी पैसे कमाती थी। बीबीसी के एक आर्टिकल के अनुसार 2011 में यूएन द्वारा एस्टिमेट किया गया था कि $400 मिलियन के अप्रोक्स उसके पास वेल्थ होंगे, जो 2018 के करीब $1500 मिलियन के करीब पहुंच गया था। तो तालिबान अपने आप में फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। तालिबान को वैसे अफ़गान लोगों का भी समर्थन प्राप्त था, जो कट्टरवादी सोच रखते थे, अलग अलग गांवों से, अलग अलग इलाकों से। इसके अलावा फरवरी 2020 में यूएस और अफ़गानिस्तान के बीच डील साइन होती है, जिसमें ये तय होता है कि अमेरिका अपने सारे सैनिकों को वापस बुला लेंगे और दोनों तरफ से कोई फायरिंग नहीं होगी। और तब से अमेरिकन एयरफोर्स तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक करना बंद कर देती है। और इस 1 साल का जो टाइम पीरियड है, इस बीच तालिबान ने अपने आप को काफ़ी और स्ट्रॉन्ग किया। इस टाइम को अच्छे से उन्होंने अपने लिए यूज किया, जो कि अफ़गान फोर्सेज या फिर अफ़गान गवर्नमेंट ने नहीं कर पाया। चलिए, यहाँ तक जो होना था हो गया। और राष्ट्रवाद की कमी, आत्मनिर्भरता की कमी एक देश को कैसे ले डूब जाती है, और हम लोगों को इससे बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, भारत को तालिबानियों से क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसको 3 पॉइंट्स में देखते हैं। पहला सिटीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा टेरर। ऑलमोस्ट भारत ने अपने सारे सिटीजन्स को निकाल चुके हैं। और दूसरे पॉइंट में देखें तो भारत ने वहाँ जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे सलमा डैम, वहाँ पे एक डेलाराम हाईवे, पार्लियामेंट बिल्डिंग, स्ट्रीट पैलेस, इस तरह से सैकड़ों प्रोजेक्ट्स भारत ने वहाँ पे कंप्लीट किए हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। तालिबानियों ने भारत से कहा है कि इन प्रोजेक्ट्स को भारत कंप्लीट करे, लेकिन भारत के लिए जो कंसर्न की बात है, ये इन्वेस्टमेंट या ये प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा टेरर को लेके है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो रिश्ता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों तरफ के दिए गए बयानों से ये साफ है। इसके अलावा भारत की सिक्योरिटी को थ्रेट्स करने वाले लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद के कई सारे सेंटर्स अफगानिस्तान में हैं, जिससे तालिबान का समर्थन है। भले तालिबान आईएसआईएस आतंकवादी ग्रुप के खिलाफ अपने आप को दिखा रहा हो, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद, इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क, बहुत सारे टेरर ग्रुप है जिससे उसकी पूरी सांठगांठ है। और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता वाली बात है। इसीलिए भारत अब तक वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहा है। लेकिन वेट एंड वॉच की पॉलिसी कब तक रहेगा, इसमें आप भी अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि भारत तालिबान से बात नहीं करता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमें पत्थर रख के बहुत सारे ऐसे काम करने भी पड़ते हैं। क्या भारत को तालिबान से बात करनी चाहिए या नहीं, इसलिए ये अब तक की सबसे क्रिटिकल फेस मानी जाती है फॉरेन पॉलिसी को लेके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।